वेलकम टू रिव्यू एग्जाम। आज हम आरआरबी एनटीपीसी 4 जनवरी 2021 शिफ्ट 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो की पीडीएफ फाइल वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? 2, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अनुच्छेद 331 राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को नामित करने का अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदान किया गया है। और अनुच्छेद 333 यह राज्यों की विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व का प्रावधान करता है। लेकिन 104वां संविधान संशोधन 2019 में आया। 126वां यह संविधान संशोधन विधेयक था। इस संविधान संशोधन द्वारा 334 में संशोधन कर लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया तथा साथ ही लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के नाम निर्देशन को 25 जनवरी 2020 से समाप्त भी कर दिया गया। यानी कि जो राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को नियुक्त करता था, वो अब 104वां संविधान संशोधन होने से 2 लोकसभा में नियुक्त व्यक्तियों को, एंग्लो इंडियन समुदाय के व्यक्तियों को नियुक्त नहीं करेगा और राज्यों की विधानसभाओं में भी अब एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन है, जी सैट 31 क्या है? एक दूरसंचार उपग्रह है, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। जी सैट 31 एक दूरसंचार उपग्रह है। इसे फरवरी 2019 में फ्रेंच गुयाना के स्पेसपोर्ट से बुधवार को एरियन 5 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था। मिशन का जीवन 15 वर्ष है। उपग्रह भारतीय मुख्य भूमि और द्वीप कवरेज प्रदान करेगा। इसरो के अनुसार जी सैट 31 का उपयोग वीसैट नेटवर्क, टेलीविजन अपलिंक, डिजिटल उपग्रह समाचार संग्रह, डीटीएच टेलीविजन सेवाओं, सेलुलर बैकहॉल कनेक्टिविटी और कई ऐसे अनुप्रयोगों के समर्थन के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष में लागू हुए राजभाषा अधिनियम की धारा के माध्यम से संघ के आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी भाषा का उपयोग जारी रहेगा। 1965, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। राजभाषा अधिनियम 1963, इस अधिनियम को राजभाषा अधिनियम 1963 कहा जाता है। 1965 में लागू हुए राजभाषा अधिनियम की धारा 3 के माध्यम से संघ के आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी भाषा का उपयोग किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में वसा संचय करने वाला ऊतक कौन सा है? वसा ऊतक, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब बात इसमें वसा ऊतक की है और विकल्प में संयोजी ऊतक, उपकला ऊतक, संवहनी ऊतक के बारे में उल्लेख है। तो इसलिए हम वसा ऊतक, फिर उसके बाद में संयोजी, उपकला, फिर सभी बिंदुओं को समझेंगे। सबसे पहले वसा ऊतक है क्या? यह हमारे शरीर में जमा होने वाला वसा जमा करने वाला एक ऊतक है। यह पूरे शरीर की ऊर्जा होमोस्टैसिस के नियमन में एक केंद्रीय उपापचय अंग है। यह ऊर्जा को वसा के रूप में संग्रहित करने में मदद करता है, आंतरिक अंगों को संकुचित करता है और शरीर को प्रतिरोधी भी बनाता है। अब संयोजी ऊतक क्या है? यह एक संयोजी ऊतक है जिसमें तंतु ढीले ढंग से एक जाल या जाली के रूप में व्यवस्थित होते हैं। इसके कार्य में अन्य ऊतकों का समर्थन और बंधन शामिल है। यह संक्रमण से बचाव में भी मदद करता है। संयोजी ऊतक का क्या काम है? यह संक्रमण से भी बचाव में मदद करता है। जब शरीर के किसी क्षेत्र में सूजन आ जाती है और क्षेत्र में स्थित संयोजक ऊतक स्पंज की तरह अतिरिक्त तरल पदार्थ को सोख लेता है और प्रभावित क्षेत्र सूख जाता है और फूला हुआ हो तो उसे एडिमा कहा जाता है। अगला है उपकला ऊतक। वेग ग्रंथियों में प्रमुख ऊतक हैं। वे सभी शरीर की सतहों, रेखा शरीर के गुहाओं और खोखले अंगों के आवरण का निर्माण करते हैं। सरल उपकला के 4 प्रमुख वर्ग हैं: सरल स्क्वैमस, सरल घनाकार, साधारण स्तंभ और छद्म स्तरीकृत। संवहनी ऊतक, यह पौधों की मुख्य परिवहन प्रणाली है। यह जाइलम और फ्लोएम से मिलकर बना है। यह 2 ऊतक द्रव और पोषक तत्वों को आंतरिक रूप से भी परिवहन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति देने वाला हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? 1856, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 16 जुलाई 1856 को पारित किया गया। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के तहत भारत के सभी उच्च न्यायालयों में हिंदू विधवाओं के पुनर्विवाह को वैध कर दिया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय क्षेत्र का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। भारतीय क्षेत्र का सबसे दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट है। यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में निकोबार जिले और ग्रेट निकोबार तहसील के अंतर्गत आता है। इस बिंदु को पहले पिगमिलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट के नाम से जाना जाता था। 1984 में इंदिरा गांधी के यहाँ आने के बाद इसका नाम बदल दिया गया। अक्टूबर 1984 में इसका आधिकारिक रूप से नाम इंदिरा पॉइंट कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार कौन सा शहर भारत का सबसे स्वच्छ शहर था? इंदौर, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है।
स्वच्छ सर्वेक्षण भारत के शहरों और कस्बों में स्वच्छता का एक वार्षिक सर्वेक्षण है। इसे भारत के स्वच्छ भारत अभियान के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा ये सर्वेक्षण जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा कार्यकर्ता पंडित रमाबाई सरस्वती विद्वान थी किसकी? संस्कृत की। यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। पंडित रमाबाई वे संस्कृत की विद्वान थी। पंडित रमाबाई सरस्वती और उनके भाई ने संस्कृत शास्त्रों का पाठ करते हुए पूरे भारत की यात्रा की। 20 साल की उम्र में वह कलकत्ता विश्वविद्यालय के संकाय द्वारा आयोजित एक परीक्षा के बाद पंडित की उपाधि अर्जित करने वाली भारत की पहली महिला बनी। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन कब चलाई गई? 1853। यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन 1853 में चलाई गई। अब ये कहां से कहां तक चलाई गई, इसमें कितने लोकोमोटिव थे, इसमें कितनी गाड़ियां थी, कितने लोग सवार थे, इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। 16 अप्रैल 1853 को पहली ट्रेन बोरी बंदर बॉम्बे और ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए चली। यह 3 लोकोमोटिव साहिब, सुल्तान और सिंध द्वारा संचालित किया गया। इसमें 13 गाड़ियां थी। इसमें 400 लोग सवार थे। यात्री लाइन का निर्माण और संचालन ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे द्वारा किया गया। भारत में रेलवे की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल से मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है? जड़त्व का नियम। यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। न्यूटन का प्रथम नियम, द्वितीय नियम भी समझ लेते हैं। न्यूटन का प्रथम नियम, यह न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम है। जड़त्व का जो नियम है इसे न्यूटन के प्रथम नियम का अन्य नाम भी कहते, दूसरा नाम है। इसमें कहा गया है, एक स्थिर वस्तु स्थिर अवस्था में रहती है और गतिशील वस्तु एक समान गति से और एक सीधी रेखा में तब तक गति में करती रहेगी जब तक कि बाह्य बल द्वारा कार्य नहीं किया जाता। गति की अवस्था में परिवर्तनों का विरोध करने की यह प्रवृत्ति जड़त्व कहलाती है। गति का दूसरा नियम क्या है? किसी वस्तु का त्वरण वस्तु के द्रव्यमान और लगाए गए बल की मात्रा पर निर्भर करता है। और गति का दूसरा नियम क्या है? जब भी एक वस्तु किसी अन्य वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु पहले वस्तु पर समान और विपरीत दिशा में बल लगाती है। न्यूटन के नियमों के साथ केपलर के नियमों ने समझाया कि ग्रह वृत्तियों के बजाय अंडाकार कक्षाओं में क्यों गति करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 9 डॉट्स प्राइज पुरस्कार 2019 किसने जीता? एनी जैदी। यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। एनी जैदी ने 9 डॉट्स पुरस्कार 2019 जीता। 9 डॉट्स पुरस्कार ये क्यों दिया जाता है? समकालीन सामाजिक मुद्दों के जवाब में मूल सोच को प्रोत्साहित करने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सुशील कुमार ने ओलंपिक पदक जीता कुश्ती। यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। सुनील कुमार ने कुश्ती में ओलंपिक पदक जीता। अब सुनील कुमार की बात है तो सुनील कुमार से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। 2008 बीजिंग ओलंपिक में सुनील कुमार तीसरे स्थान पर रहे और भारत के लिए एक कांस्य पदक जीता। 2012 के लंदन ओलंपिक में उन्होंने कुश्ती में भी रजत पदक जीता। जुलाई 2009 में उन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला। 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों में 74 किलोग्राम वर्ग में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता और 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में 74 किलोग्राम वर्ग में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। अगला क्वेश्चन है, 2020 तक भौतिकी के लिए 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र व्यक्ति कौन है? जॉन बार्डीन। यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। जॉन बार्डीन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें 2 बार भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जॉन बार्डीन को 1956 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, जो टेलीफोन और रेडियो के लिए निर्णायक साबित हुए विद्युत संकेतों के प्रवर्धन के लिए था। उन्हें क्वांटम यांत्रिकी पर आधारित सिद्धांत तैयार करने के लिए 1972 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला। जो 1972 में नोबेल पुरस्कार है, ध्यान दें कि भौतिकी में नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से विलियम ब्रैडफोर्ड साकले, जॉन बार्डीन और वाल्टर हाउपर ब्रेटन को अर्धचालकों पर उनकी शोध और ट्रांजिस्टर प्रभाव की उनकी खोज के लिए प्रदान किया गया था। और वर्ष 1972 में जो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला है वो भी संयुक्त रूप से जॉन बार्डीन, लियोन नील कूपर, जॉन रॉबर्ट साइफर को सुपर कंडक्टिविटी के उनकी संयुक्त रूप से विकसित सिद्धांत, जिसे आमतौर पर BCH सिद्धांत कहा जाता है, के लिए प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? मेथेनोइक अम्ल। यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल होता है। मेथेनोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? HCOOH। इस डंक से जलन होती है। मेथेनोइक अम्ल को फार्मिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम ब्रिटिश प्रेसिडेंसी की स्थापना कहाँ की गई थी? सूरत। यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। भारत के सूरत में प्रथम ब्रिटिश प्रांत की स्थापना हुई। जॉन मिडनाल पहले ब्रिटिश खोजकर्ता थे जिन्होंने भारत भूमि की यात्रा की। 1857 के विद्रोह के बाद 28 जून 1858 को ब्रिटिश प्रशासन शुरू हुआ। तत्पश्चात अंग्रेजों द्वारा 1612 में पहला भारतीय कारखाना स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन है,
परमाणु ऊर्जा उत्पादन में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बीच संयुक्त उद्यम की अनुमति देने के लिए संसद द्वारा परमाणु ऊर्जा संशोधन विधेयक कब पारित किया गया? 2015। यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। परमाणु ऊर्जा उत्पादन में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बीच संयुक्त उद्यम की अनुमति देने के लिए संसद द्वारा परमाणु ऊर्जा संशोधन विधेयक 2015 में पास किया गया। अगला क्वेश्चन है, ब्लूटूथ का आविष्कारक कौन है? जॉब हार्टसेन। यानी उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जॉब हार्टसेन ने ब्लूटूथ का आविष्कार किया। जॉब हार्टसन एक डच इलेक्ट्रिक इंजीनियर, शोधकर्ता, आविष्कारक और उद्यमी हैं। उन्होंने 1994 में ब्लूटूथ को डिजाइन और बनाने वाली टीम का नेतृत्व किया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट गैस है? आर्गन। यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आर्गन एक उत्कृष्ट गैस है। कई प्रकाश बल्बों में अक्रिय वातावरण के रूप में आर्गन का उपयोग किया जाता है। आवर्त सारणी के समूह 18 में उत्कृष्ट गैसें हैं। वे गंधहीन और रंगहीन होती हैं। इसके अलावा हाइड्रोजन उत्कृष्ट गैसें हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, ये सभी उत्कृष्ट गैसें हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडान, ये उत्कृष्ट गैसें हैं। अगला, नवंबर 2020 तक भारत में कितने परमाणु ऊर्जा रिएक्टर काम कर रहे हैं? 22। यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम स्वतंत्रता के आसपास होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में शुरू किया गया था। नवंबर 2020 तक भारत में संचालन में 6780 मेगावाट की कुल क्षमता वाले 22 रिएक्टर हैं। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2020 की स्थिति के अनुसार भारत का सबसे नया उच्च न्यायालय कहाँ बना है? अमरावती। यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नवंबर 2020 की स्थिति के अनुसार भारत का सबसे नया उच्च न्यायालय अमरावती में बना है। अब बात यहाँ पर उच्च न्यायालय की है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है? अनुच्छेद 214। प्रत्येक राज्य के में एक उच्च न्यायालय होगा। ये बात अनुच्छेद 214 में कही गई है। 217 में क्या बात कही गई है? यह भारत में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित है। और 231 इसमें उल्लेख किया गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए 2 या 2 से अधिक राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, 1875 में मुहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना? सर सैयद अहमद खान। यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। 1875 में मुहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। उन्होंने विशेष रूप से उत्तरी भारत में मुसलमानों के राजनीतिक प्रभाव को बनाए रखने के लिए अंग्रेजी और पश्चिमी विज्ञान में सक्षमता को आवश्यक कौशल माना। 9 सितंबर 1920 को मुहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया। अगला क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? भारत में श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को माना जाता है। यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। श्वेत क्रांति, जिसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है, 1970 में शुरू की गई थी। ये भारत के राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी एनडीबी की एक पहल थी। यह दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी विकास कार्यक्रम है। ऑपरेशन फ्लड अमूल के अध्यक्ष और संस्थापक वर्गीज कुरियन द्वारा स्थापित प्रायोगिक पैटर्न पर आधारित था। अगला क्वेश्चन है, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा अकबर द्वारा अपनी विजय का जश्न मनाने के लिए किया गया था। मतलब कौन सी विजय का जश्न मनाने के लिए किया गया था? गुजरात विजय। यानी इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। बुलंद दरवाजे को जीत का द्वार के नाम से भी जाना जाता है। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा अकबर ने गुजरात पर अपनी विजय का जश्न मनाने के लिए बनवाया था। इसे 1575 ईस्वी में बनवाया गया। बुलंद दरवाजे के मध्य भाग पर एक शिलालेख अकबर की धार्मिक सहिष्णुता और व्यापकता पर प्रकाश डालता है। यह योजना में अर्ध अष्टकोणीय है और स्तंभों और छतरियों द्वारा ऊपर है। सरल अलंकरण के साथ प्रारंभिक मुगल डिजाइन, कुरान से नक्काशीदार छंद और विशाल मेहराब है। बुलंद दरवाजे के पूर्वी मेहराब पर फारसी शिलालेख में 1601 ईस्वी में दक्कन पर अकबर की विजय दर्ज है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? 1973। यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। भारत सरकार ने बाघ के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए 1 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया। इसके अलावा महत्वपूर्ण परियोजनाएं जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हैं, वो भी पढ़ लेते हैं। गिर परियोजना 1972 में शुरू की गई थी। घड़ियाल परियोजना 1974 में शुरू की गई। कछुआ संरक्षण परियोजना 1975 में। मगर प्रजनन परियोजना 1975। गैंडा परियोजना 1987 में शुरू की गई। हिम चीता परियोजना 1987 में शुरू की गई। हंगुल परियोजना 1970 में शुरू की गई और हाथी परियोजना वर्ष 1992 में शुरू की गई। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ? 1656। यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इसे मुगल बादशाह शाहजहां ने 1644 से 1656 के बीच में बनवाया। इसकी देख रेख दिल्ली वक्फ बोर्ड करता है। उस्ताद खलील मुख्य वास्तुकार थे। यह मुख्य रूप से लाल पत्थर से बना है। अगला क्वेश्चन है, वर्णनात्मक इतिहास भारत गांधी के बाद किसने लिखा? वर्णनात्मक इतिहास
भारत गांधी के बाद रामचंद्र गुहा ने लिखा, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। भारत गांधी के बाद दुनिया की विशालतम लोकतंत्र का इतिहास है, गैर काल्पनिक पुस्तक है, इसे रामचंद्र गुहा ने लिखा है। इसमें 1947 में अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भारत के इतिहास को शामिल किया गया है। रामचंद्र गुहा कौन है? ये इतिहासकार, लेखक और प्रचलित बुद्धिजीवी हैं। उनकी नवीनतम पुस्तक गांधी द ईयर्स दैट चेंज्ड द वर्ल्ड 2018 है, जो प्रशंसित गांधी बिफोर इंडिया का अनुवर्ती है। उन्होंने भारत गांधी के बाद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2011 जीता। अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस किसके बीच में चल रही है? नई दिल्ली से कटरा के बीच में, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये दूसरी है, तो पहली कौन सी है? पहली वंदे भारत एक्सप्रेस 17 फरवरी 2019 को नई दिल्ली से वाराणसी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरी झंडी दिखाई गई। दूसरी वंदे भारत एक्सप्रेस नई दिल्ली से कटरा के बीच में चल रही है। वंदे भारत क्या है? वंदे भारत विश्व स्तरीय यात्री सुविधाओं से लैस भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। इस ट्रेन का निर्माण मेक इंडिया कार्यक्रम के तहत 18 महीने की अवधि में इंटीग्रल क्रूज फैक्ट्री द्वारा की गई है। यह तेज त्वरण और मंदी के कारण उच्च गति प्राप्त कर सकता है। यात्रा के समय को 25 से 45% तक कम कर देगा। इससे वैश्विक मानकों के अनुरूप ऑन बोर्ड वाईफाई, मनोरंजन, जीपीएस आधारित यात्री सूचना प्रणाली, सीसीटीवी, बायोवैक्यूम शौचालय, कार्यकारी वर्ग में घूमने वाली कुर्सियां जैसी अत्याधुनिक यात्री सुविधाएं प्रदान की गई हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सूचीबद्ध हैं? 22, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। मूल रूप से संविधान में 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, लेकिन 1967 में 21वां संविधान संशोधन होता है और सिंधी भाषा को जोड़ दिया जाता है। 1992 में 71वां संविधान होता है, जिसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को संविधान में जोड़ दिया जाता है, और 2003 में 92वां संविधान संशोधन होता है। मैथिली, संताली, डोगरी और बोडो को 8वीं अनुसूची में जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार टोटल 22 भाषाएं हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, गांधी स्मृति दर्शन समिति का गठन कब किया गया? सितंबर 1984, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। गांधी स्मृति दर्शन समिति का गठन सितंबर 1984 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है? CACP, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बात यहाँ पर CACP की है, यानी इसकी फुल फॉर्म क्या है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट्स एंड प्राइसेस का पूर्ण रूप है कृषि लागत और मूल्य आयोग। यह एक विकेंद्रीकृत संस्था है और भारत सरकार के कृषि और किसान मंत्रालय के लिए एक सलाहकार निकाय है। इसकी स्थापना 1965 में कृषि मूल्य आयोग के रूप में की गई थी और 1985 में इसका नाम बदलकर CACP यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट्स एंड प्राइसेस रख दिया गया। CACP आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति को न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है, जो बाध्यकारी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। मूल प्रस्ताव को वीटो करने के लिए इसमें 5 स्थायी सदस्य हैं। वो 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? चीन, फ्रांस, रूस, इंग्लैंड और अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, टैक्सोल किस पौधे से प्राप्त किया जाता है? यव, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रसिद्ध प्राकृतिक स्रोत कैंसर यानी स्तन, फेफड़े और डिंब ग्रंथि की दवा है, जो उपलब्ध सर्वोत्तम पौधों पर आधारित उपचार में से एक है। टैक्सोल यव पेड़ की छाल से प्राप्त किया जाता है। इस प्रक्रिया का आविष्कार फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी रॉबर्ट होल्टन द्वारा किया गया। ब्रिस्टल मायर द्वारा टैक्सोल का उत्पादन करने के लिए लाइसेंस वितरित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सांभर झील कहाँ स्थित है? राजस्थान, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। सांभर झील खारे पानी की झील जयपुर के पश्चिम में पूर्व मध्य राजस्थान में स्थित है। 230 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में अरावली श्रेणी के अवसाद का प्रतिनिधित्व करती है। राजस्थान में खारे पानी की झीलें हैं सांभर झील और पचपदरा झील, ये राजस्थान की खारे पानी की झीलें। इसके अलावा मीठे पानी की झीलें कौन कौन सी हैं? जयसमंद झील, राजसमंद झील, पिछोला झील, आना सागर झील, सिलीशेर झील, नक्की झील, फतेह सागर झील, पुष्कर झील, फाय सागर झील, रंग सागर झील, बाल समंद झील, स्वरूप सागर झील, गजनेर झील, कोलायत झील, दुगरी झील, तलवार झील, बुद्ध जोहर झील, कदीला और मानसरोवर झील और पीथमपुरी झील, ये राजस्थान की प्रमुख मीठे पानी की झीलें हैं। अगला क्वेश्चन है, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया? 2009, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 भारत की संसद में 4 अगस्त 2009 को अधिनियमित किया गया। यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 21A के अंतर्गत आता है। ये अधिनियम प्राथमिक दृष्टि और 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के महत्व को बताता है। ये अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 वर्ष
के आयु के सभी बच्चों द्वारा प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने और सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त सरकार और स्थानीय अधिकारियों पर एक दायित्व डालती है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना था? 943, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बात इसमें लिंगानुपात की है। लिंगानुपात है क्या? लिंगानुपात को प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात प्रति हजार पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। 2011 की जनगणना के आंकड़े उच्चतम लिंग अनुपात वाले राज्य केरल जिसमें 1084 है, सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य हरियाणा जिसमें 879, उच्चतम लिंग अनुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी है 1037, अनुसूचित जाति लिंगानुपात कितना है? 945 है, और अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात 990 है। अगला क्वेश्चन है भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के अनुसार भारत के नौगम में अंतर्देशीय जलमार्गों की अनुमानित कुल लंबाई कितनी है? 14,500, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के अनुसार भारत के नौगम में अंतर्देशीय जलमार्गों की अनुमानित लंबाई 14,500 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, यानी इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बात इसमें यूनिसेफ की है। यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या है? द यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ये यूनिसेफ की फुल फॉर्म है। यूनिसेफ की स्थापना हुई कब थी? 11 दिसंबर 1946, और यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अगला क्वेश्चन है जीवों के किस समूह का शरीर गोलाकार और अनुदैर्ध्य मांसपेशी फाइबर दोनों से बना होता है, जो एक नम कोशिकीय झिल्ली से घिरी होती है और जो बाह्य त्वचाभ उपकला द्वारा स्रावित होती है? एनिलिडा, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। खंडित होने के अलावा एनिलिडा की शरीर एक नम अकोशिकीय झिल्ली से घिरी हुई गोलाकार अनुदैर्ध्य मांसपेशी फाइबर दोनों से बनी हुई जो एक बाह्य त्वचाभ उपकला द्वारा स्रावित होती है। अगला क्वेश्चन है 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? R.H. विटेकर, यानी इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। 5 जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव R.H. विटेकर ने दिया है। इस वर्गीकरण में परिभाषित 5 जगत मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया नाम दिया गया है। वर्गीकरण का मुख्य आधार कोशिका संरचना, शरीर संरचना, पोषण की विधि, प्रजनन और जातिवृत्तीय संबंध थे। 5 जगत प्रणाली का प्रस्ताव R.H. विटेकर द्वारा 1969 में प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन है दूध में कौन से रोगाणुरोधी एंजाइम मौजूद होते हैं? लैक्टोफेरिन, लैक्टोपेरोक्सीडेज और लाइसोजाइम, यानी इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। दूध में लैक्टोफेरिन, लैक्टोपेरोक्सीडेज और लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाए जाते हैं। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है 1875 में मुहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको आंसर बताना है। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो ये था आज का हमारा आरआरबी एनटीपीसी 4 जनवरी शिफ्ट 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिए जिससे कि स्टडी रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।